हाँ बच्चों, हम लोग वे आंखें कविता पढ़ रहे हैं। सर हम लोग वे सर आंखें आपका फेस हाँ बोलो बोलो बोलो। सर आपका फेस नहीं आ रहा है। फेस नहीं आ रहा है ना? अच्छा अब आएगा। ठीक। आपका वीडियो ऑफ है। हाँ ये से दिख गए। हाँ, तो हम लोग सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित कविता वे आंखें पढ़ रहे हैं। कल मैंने इस कविता के संबंध में बताया था, आज भी इसी कविता को आगे बढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि कवि ने आगे क्या कहा है। तुम जानते हो कि सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के कवि कहलाते हैं, कल्पना लोक में विचरने वाले कवि हैं। ढेरों सारी कविताएं उन्होंने प्रकृति पर लिखी हैं, लेकिन उसी कवि को यथार्थ के धरातल पर उतरना पड़ता है, जीवन की सच्चाई का अंकन करना पड़ता है। यह कवि भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण वर्ग जो किसान वर्ग कहलाता है, इस वर्ग के दुख दैन्य का वर्णन किया। कवि ने बताया है कि हमारे समाज में रहने वाला जो किसान वर्ग है, जो किसान अन्नदाता कहलाता है, जो किसान हमें जीवन प्रदान करता है, और वही किसान दुख में जी रहा है, वही किसान समाज का एक उपेक्षित वर्ग बनकर रह गया है। आज तक किसान की स्थिति सुधरी नहीं है। इस पर कवि क्षोभ व्यक्त कर रहा है, दुख व्यक्त कर रहा है, चिंता व्यक्त कर रहा है। तो इसमें किसान के दुख का वर्णन किया गया है। सच पूछो तो अंग्रेज के समय जो किसान था भारतवर्ष में, वह और भी ज्यादा शोषित था। किसान की अंग्रेज तो सब पर अत्याचार करता था, लेकिन उसके अत्याचार का शिकार किसान को ज्यादा बनना पड़ता था। तो किसान के व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन का रूप, उसकी झांकी प्रस्तुत की है, उसका रूप प्रस्तुत किया है। कल जहां तक कविता पढ़ाई गई थी, वहां तक एक बार मैं पुनः पढ़ देता हूं। यह कविता तुकांत कविता है, मतलब तुक वाली कविता है। तुक किसे कहते हैं? पहली पंक्ति का अंतिम शब्द और दूसरी पंक्ति का भी अंतिम शब्द जब एक जैसा दिखे, या तीसरी पंक्ति या चौथी पंक्ति का अंतिम शब्द एक जैसा दिखे, तो समझो कि वह तुकांत कविता कहलाती है। जैसे अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द है मन, और चौथी पंक्ति का अंतिम शब्द है रोदन। मन और रोदन ये दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। तो इस प्रकार से मिलते जुलते शब्द जब होते हैं तो इसी को हम तुकांत कविता कहते हैं। तो अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोर उसे मझधार आज संसार कगार, खिसका। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल,
वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से आंखों ही में घुमा करता, वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, अह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। यहां तक मैंने पढ़ाया था। इसका सारांश क्या है? कवि कहता है कि एक किसान है जो गरीबी का मारा हुआ है, जिसकी आंखें धंस गई हैं, अंधकारमय गुफा सरीखी आंखें लग रही हैं, जिन आंखों को झांकने में डर लगता है कवि को। उसका जीवन दुख से भरा हुआ है और रोना ही जिसके जीवन का मूल स्वर रह गया है, मूल उद्देश्य रह गया है। एक समय था जब वह किसान स्वाधीन था, अभिमान से भरा हुआ था, गौरव में जीता था, लेकिन वही अभिमान आज उसके जीवन से पृथक हो गया। अब वह अभिमानी नहीं रहा, उसके जीवन से अभिमान गायब हो गया। अब वह क्या हो गया? तो अब उसके जीवन में निराशा छा गई। अब वह दूसरे के अत्याचार का शिकार बन गया और उसके जीवन का जो अभिमान था वह लुप्त सा हो गया। ऐसा लगता है जैसे नदी के किनारे जो पानी के बहाव के कारण जो रेत का किनारा होता है वो खिसकता चला जाता है, उसी तरह से जब किसान के जीवन से अभिमान चला गया तो उसी रेतीले किनारे की तरह किसान का जीवन हो गया और उसके जीवन में अब शून्यता आ गई। कहता है लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे। एक समय था जब उसके जीवन में खेती थी, वह सुखी था और खेत हरे लहराते खेतों को देखकर आनंदित होता था, लेकिन अब वह खेत बेदखल हो गया है, छिन गया है और उसका जीवन जो है अब गरीबी की ओर धकेल दिया गया है। और उसका जो जीवन हंसता था और जिसके जीवन में खुशियां थी, आनंद था, अब वही जीवन जो है क्या कहता है कि सूखा सा जीवन हो गया, निराशा भरा जीवन हो गया और दुख से भरा जीवन हो गया। अब उसके जीवन में दुख का ही पहाड़ टूटता दिख रहा है। कहता है आंखों में ही घुमा करता, वह उसकी आंखों का तारा। एक समय ऐसा था जो उसका बेटा था, लेकिन अंग्रेज इतना बड़ा अत्याचारी था कि उसके बेटे को जो है कारकुनों के गुंडों ने लाठी से पीट पीट कर मार डाला और वह दृश्य जो है वो किसान की आंखों के सामने नाचने लगता है और किसान अपने मारे गए बेटे के रूप को देख करके और उसकी स्थिति को देखकर वह चिंतित हो जाता है, सोच करके चिंतित हो जाता है, चिंता में डूब जाता है, दुख में डूब जाता है। तो इस प्रकार से उसका बेटा जवानी में ही मारा गया। फिर कहता है कि बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। किसी कारण से किसान ने वो कर्ज लिया था, तो थोड़े से कर्ज के कारण उस महाजन ने क्या किया, घर द्वार हड़प लिया उसका और ब्याज पर ब्याज मांगने लगा। एक कौड़ी ब्याज के रूप में उसने छोड़ी नहीं और कहता रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरगों की जोरी। किसान के पास जो बैल था उस बैल को भी उस महाजन ने छीन लिया, ले लिया और बेचारा किसान निहत्था हो गया, कुछ भी उसके पास अब नहीं रहा। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, वो आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। किसान जो था
वो बेचारा सुखी था, गाय बैल पालता था और उसके जीवन में हरियाली थी, वह हंसता था, उसका जीवन हंसता था, खिलखिलाता था। लेकिन हंसते खिलखिलाते जीवन में निराशा का पहाड़ टूट गया, दुख का पहाड़ टूट गया। और कहता है कि उसके पास जो गाय थी, गाय को बड़ा स्नेह करता था और गाय भी बहुत स्नेह देती थी किसान को, है ना। लेकिन क्या कहता है कि इतना स्नेह देता था वो किसान गाय को कि वह गाय सिर्फ उसी किसान अपने ही मालिक से दूध दुहाती थी, लेकिन दूसरे को अपने पास तक आने नहीं देती थी। और वह भी गाय जो है छिन गई उसके हाथों से। और क्या कहता है कि जो सुख की खेती थी किसान की, वह सुख की खेती समाप्त हो गई। ठीक है, आगे है, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर। बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी कहा गया है पत्नी को। तो किसान इतना दुखी था बेचारा, इतना गरीब था कि उसकी पत्नी जो है बिना दवा के मर जाती है। मैंने इसमें पूरे किसान की गरीबी का वर्णन किया गया है, जिस किसान के जीवन की ओर कोई ताकने वाला नहीं था, उपेक्षित सा हो गया था, दुख में जीता था और मरता था बेचारा, लेकिन उसके जीवन को कोई संभालने वाला नहीं था। सरकार भी दायित्वहीन हो चली थी। और कभी दुख जाहिर करता है कि आज भी किसान की वही स्थिति है लगभग। थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन थोड़ा बहुत हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितना परिवर्तन होना चाहिए उतना। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? हेलो, सर जा तो रही है? आवाज कट रहा है भी। हैं? आवाज जा रही है? मेरा बाबा आवाज वीडियो लेकिन कट रहा था। अभी आवाज पहुंच रही है? यस सर। मेरी आवाज जा रही है ना? यस सर, आ रही है आवाज अब। ठीक। तो वही कहता है कि बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली। स्वर्ग चली मतलब स्वर्ग चली गई। बिना दवा के उसकी पत्नी, किसान की पत्नी मर गई। ठीक है ना। तो इसमें जो है क्या कहता है कि स्वर्ग कहते हैं स्वर्ग को। किसान जिस भाषा का प्रयोग करता था, क्योंकि किसान तो उतना पढ़ा लिखा होता नहीं है और सही शब्द को तोड़ मरोड़ कर बोलता है, तो इसलिए स्वर्ग शब्द का प्रयोग कवि करता है। कवि समझता है कि किसान इसी तरह से स्वर्ग शब्द का उच्चारण करता है, इसलिए किसान के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करता है। ठीक है ना। तो स्वर्ग का मतलब स्वर्ग हुआ और स्वर्ग जाने का मतलब हुआ मर जाना। ठीक है ना। स्वर्गवास हो जाना मतलब मर जाना। तो कहता है कि स्वर्ग चली आंखें भर आती। अपनी पत्नी के बारे में कभी वो जो है किसान सोचता रहता है और जब सोचने लगता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, दुखी हो जाता है। कहता है देख रेख के बिना दूध मुही, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। किसान का ऐसा हाल था, बदहाल था बेचारा, कि उसकी पत्नी तो दवा के अभाव में मर गई और जो उसकी बेटी थी दूधमुही, माने अभी माता का ही दूध पी रही थी, तो उसके मर जाने के बाद, पत्नी के मर जाने के बाद उसकी बेटी भी मर जाती है। पत्नी के मरने के 2 दिनों के बाद उसकी बेटी भी मर जाती है, क्योंकि अब उस बेटी को दूध नहीं मिलता और किसान के पास पैसे हैं नहीं कि अपनी बेटी को जिंदा रखने के लिए कोई दूसरा उपाय कर सके। वही कहता है देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन।
कहता है कभी कि घर में अब कौन है, तो सिर्फ उसकी पतोहू है, विधवा पतोहू। बेटा तो मर गया था, तो विधवा पतोहू जो है अभी घर में है। तो किसान जो है उसको लक्ष्मी कहा करता था, लेकिन अब लक्ष्मी वह नहीं रही। अब वो क्या बन गई, पति घातिन बन गई। पति घातिन का क्या अर्थ हुआ, पति की जान लेने वाली स्त्री, पति घातिन। हमारे समाज में अभी भी अंधविश्वास है। स्त्रियों को जो है जिस नजरिए से देखा जाता है वो माने अच्छा नहीं है। समाज के प्रति, समाज का दृष्टिकोण नारियों के प्रति जो उस समय में था, उसका वर्णन कवि करता है। ठीक है, तो भारतीय समाज में आज भी प्रायः इस प्रकार की बात है। स्त्रियों के बारे में लोग सोचते हैं, घर में जब किसी पुरुष का कुछ हो जाता है तो लोग मानते हैं कि इसकी स्त्री ही अच्छी नहीं है, और क्या कहता है कि स्त्री के ही कारण जो है वो मारा गया, चाहे दुखी हुआ, चाहे बीमार हुआ, या जो भी कुछ। हेलो सर, हेलो। हाँ, पाचक खाएगा सर? है पाचक खाएगा सर? पाचक? पाचक। हाँ सर, बुढ़ा गए सर आप। बुढ़ा कैसे गए हैं सर आप? ये कौन है, हम लोग क्लास में तो नहीं है सर। हाँ, तो कौन था वो लड़का? सर पता नहीं, हम लोग क्लास में नहीं है, ना सी सेक्शन में ना डी में है। डी में है? हैं? सर वो हम लोग नहीं है ना, 11th क्लास में नहीं है लड़का। तो 11 में नहीं है? नो ठीक, सर, ना सी सेक्शन में ना डी सेक्शन में। हाँ ठीक, चलो उसको मैंने ये हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। तो यस सर, डिस्टर्ब। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। ठीक है, तो कहता है कि उसके घर में जो पतोहू थी वह उसी के कारण जो है उसका किसान का बेटा मारा गया। वह लक्ष्मी थी पहले, लेकिन अब लक्ष्मी नहीं रही, वह अभागिन है, और जिसके कारण किसान का बेटा मारा गया। उसके बाद फिर क्या कहता है, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक। कितना अत्याचार था नारी पर, स्त्री पर, कि पुलिस जो है थाने में स्त्रियों को बुला लेती थी और उसके साथ दुर्व्यवहार होता था। तो किसान की जो पतोहू थी उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। एक बार जो है कोतवाल ने उसे अपने थाने में बुलाया, और बुलाने के बाद उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, और वह लज्जित हो गई, और उसने क्या किया कि आत्महत्या कर ली। वह कुएं में डूब करके मर गई। इस प्रकार से समाज में स्त्रियों पर बड़ा ही जुल्म होता था, अत्याचार होता था, और उसी अत्याचार का वर्णन कवि यहाँ कर रहा है। ठीक है ना? तो उस लड़के का नाम पिंटू था, याद रखना। ठीक है ना? पिंटू नहीं था सर, पिंटू पाचक। हाँ, तो वो किस क्लास का है? यस सर, वो हम लोग के स्कूल में तो नहीं है, ऐसे बच्चे का नाम हम नहीं लोग का सुन स्कूल का रहे। नहीं था सर, हम लोग का स्कूल का नहीं था। फिर कैसे वो ज्वाइन कर लिया? पाचक बेचने आया था। हैं? पाचक बेचने आया था सर। अच्छा चलो आगे देखो। खैर पैर की जूकी जोरू न सही,
एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। कवि बता रहा है किसान के बारे में कि किसान जो है वो सोचता है बेचारा कि खैर पैर की जूती जोरू, जोरू कहा गया है पत्नी को, ठीक है, और पति भी उसमें आता है, लेकिन यहाँ पत्नी के लिए है, कहता है पैर की जूती। समाज में नारी का महत्व बहुत कम था उस समय में, और नारी भी उपेक्षित थी, ठीक है ना। तो स्त्रियों को जो है उस समय में समाज में क्या कहता है कि पैर की जूती के समान माना जाता था। यस सर। सर पहले और ये कौन है? अंजने कुमार कौन है? जमाने में सर वो हम लोग के तुम्हारे क्लास का नहीं है? स्कूल का है। यस सर स्कूल ही का है, क्लास 11 सी अरे अंजने कुमार कौन है? तुम्हारे सेक्शन का है? का। यस सर। और अंकित राज? यस सर वो भी हिंदी लिया है। और ये अंजने कुमार? यस सर वो फर्स्ट भी। बेंच में बैठा था लड़का, ठीक है, मोटा जैसा फर्स्ट बेंच में बैठा था, वही है। नहीं, अंजने कुमार तो नहीं है। है सर, जानते हैं हम जानते हो? अच्छा ठीक, उसको। हाँ ठीक है। अंजने हाँ, कुमार कैसा जानते कैसा? हो? अंजने कुमार अपना वीडियो ऑन करो तो। अंजने कुमार वीडियो ऑन करो। यस सर हम लोग भी करेंगे। अंजने कुमार करने दो। अंजने हम नहीं करेंगे। वीडियो ऑन करो ना जी। ऑन सर चला गया। तो कहने का, गया। हाँ, कहने का मतलब ये है कि उस समय में समाज, भारतीय समाज में नारी के प्रति जो दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण का वर्णन कवि करता है, बताता है कि समाज में स्त्री भी उपेक्षित थी, स्त्री का सम्मान नहीं था। लोग स्त्री को पैर की जूती के बराबर सम्मान देते थे, मानते थे, है ना। तो वही किसान भी कहता है कि चलो मेरी पत्नी मर गई तो मर गई, लेकिन वो तो दोबारा मिल सकती है, अर्थात दोबारा वो शादी कर सकता है किसान, और उसके जीवन में दूसरी स्त्री आ सकती है, लेकिन उसका जो जवान बेटा मर गया वह दोबारा नहीं आ सकता। इसलिए अपने जवान बेटे के मारे जाने का भारी दुख उसके मन में है, किसान के मन में। और जब याद आता है उसका बेटा, तो समझो कि उसके सीने पर सांप लौटने लगते हैं और छाती फटने लगती है, ठीक है। तो सांप लौटना, छाती फटना, ये सब क्या है? मुहावरे हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इस कविता की भाषा में कि यह कविता, इस कविता की भाषा सरल है, सहज है, मुहावरेदार है, लाक्षणिकता है, इसकी भाषा में लाक्षणिक प्रयोग किया गया है ना। और ग्रामीण अंचल की भाषा का प्रयोग किया गया है। ग्रामीण अंचल की भाषा का मतलब, जैसे किसान है तो किसान तो गांव में रहता है ना। तो किसान गांव में रहता है, और किसान जिस भाषा का प्रयोग करता है, जिन शब्दों का प्रयोग तोड़ मरोड़ कर करता है, हूबहू उसी तरह का वर्णन जो है कवि यहाँ पर करता है, वैसे ही शब्दों का प्रयोग कवि अपनी कविता में करता है। इसलिए इसकी भाषा सरल है, सहज है, और मुहावरेदार है, लाक्षणिकता लिए हुए है ना, और इस प्रकार से प्रभावशाली भाषा है। आगे देखो,
अंतिम चरण जो है इस कविता का क्या कहता है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, और तुरंत शून्य में कर वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। मतलब कहता है कि किसान जो है अपने पिछले सुखमय जीवन को याद करता है, ठीक है ना, सुखमय जीवन को याद करता है, और जब सुखमय जीवन उसे याद आता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, बेचारा खुश हो जाता है, लेकिन तुरंत उसकी आंखों में शून्यता भर जाती है जब वो वर्तमान जीवन को देखता है, और उस पर जो ढाए गए जुल्म होते हैं उन जुल्मों को जब वो याद करता है तो बेचारा हताश हो जाता है और पछाड़ खा करके गिर जाता है, पराजित होकर गिर सा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वे आंखें जो कविता है, तो किसान की जो आंखें हैं वे सारी आंखें किसान की बदहाली का वर्णन करने लगती है, समझे ना। तो किसान की आंखों से ही कवि को सब कुछ समझ में आ जाता है कि किसान के ऊपर क्या गुजरा है, ठीक है। अब तुम लोगों से मैं प्रश्न करूंगा कि यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है। मुस्कान राज, बताओ जरा, तुम लोग अपना वीडियो जो है ऑन करो, सामने प्रश्न को। सर वीडियो ऑन कर। हाँ चलो, ऑडियो वीडियो। हाँ सर बोलिए। चला गया, आवाज नहीं होनी चाहिए। मुस्कान राज चला गया, भाग गया है सर। वो लड़की तो बताओ यह कविता किसने लिखी, वे आंखें कविता किसने लिखी। काशफा, तुम बोलो। काशफा बोलो। वे आंखें कविता किसने लिखी। सर सुमित्रा नंदन पंत। हाँ, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक। इस कविता में किसका वर्णन किया गया है। तो इस कविता में किसान का वर्णन किया। तो किसान भी जो है किस समय का किसान है, ये वर्तमान समय का है कि आजादी से पहले का है। हैं? सर आजादी के पहले। अच्छा चलो, आजादी से पहले का है, ठीक है। इसमें पहले का। अंधकार की गुहा सरीखी, गुहा किसको कहा गया है बोलो। अंधकार की गुहा माने गुहा सरीखी, अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन। इसमें कौन सा अलंकार है, किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। सर इनको पता नहीं पता है। कल मैंने बताया था कि किसान की जो आंखें हैं वो धस गई हैं, और अंधकार में गुफा, गुहा कहा गया है गुफा को, पर पहाड़ में गुफा होता है ना, बहुत बड़ा होल होता है, और
इसके अंदर जाओगे तो बहुत अंधेरा रहता है ना। तो कहने का मतलब ये है, लाक्षणिक प्रयोग है भाषा का। तो किसान की आंख तो गुफा नहीं हो गई है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कवि का कि किसान की आंखें जो हैं वो धंस गई है, अंदर चली गई है, गहरी हो गई है। और उन आंखों को जब कवि देखता है तो किसान को भय लगता है देखने में, अर्थात उस किसान के मन पर, उस किसान की ये कवि के मन पर किसान की आंखों को देखने का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। तो इसमें उपमा अलंकार है। अंधकार की गुहा सरीखी, सरीखी कहते हैं के समान, माने गुफा के समान। अंधकार की गुहा सरीखी माने अंधकार पूर्ण जो गुफा है उसके जैसा किसान की आंखें हैं, है ना। तो इस प्रकार से इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। ठीक है। और फिर है आगे, लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह, अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से तृण तृण हंसती थी उसके जीवन की हरियाली। तो जीवन की हरियाली का मतलब क्या हुआ? है सर, जीवन में खुशी है चारों तरफ से, मतलब कि कोई गम नहीं है, चारों तरफ से एकदम अच्छा है। हाँ, जीवन का हरा भरा होने का जीवन, किसान के जीवन का हरा भरा होने का तात्पर्य है कि किसान सुखी था, है ना। तो आगे है, आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा हो, माने आंखों का तारा किसको कहा गया है? पानी किसी का दुलारा, माँ बाप का प्यार। किसान के बेटे को कहा गया है ना। और यस सर। हाँ, फिर है, बिका दिया घर द्वार, हाँ, बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह, कुर्क हुई बरघों की जोड़ी। बरघा किसे कहा गया? मुस्कान राज, मुस्कान राज बताओ। बर्ग कहता है बरघों की जोड़ी, कुर्क हुई बरघों की जोड़ी, मतलब सर भूमि से पूछिए ना सर, उसको सब पता है। बरघों की जोड़ी का मतलब हुआ बैलों की जोड़ी। ठीक है। बरघा कहा गया है बैल को, और बहुवचन है तो बरघों की जोड़ी, बैलों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। यहाँ उजरी किसे कहा गया है? उजरी सर उजली, उजली को कहा गया है। है, उजली, उजली से उजली को कहा गया, उजली। उजरी कहा गया है उजरी। देखो, उजरी, उजरी, उजरी किसे कहा गया है? गाय को। ठीक है। यस सर, मुस्कान मैसेज किए चैट बॉक्स पे, देखिए। हाँ, गाय को कहा गया है उजरी। तो माने कवि जो है वो नाम रखे हुए था, गाय का नाम रखे हुए था, उजरी कहकर पुकारता था, संबोधित करता था कवि गाय को। ठीक है। तो उसकी विशेषता क्या थी कि वो किसान ही उसको दूहता था, दूसरे को अपने पास नहीं आने देती थी।
और वो गाय भी जो है छिन गई उसके हाथों से, तो इससे इसका बड़ा मतलब उजलीका होता है। हाँ उजली गाय। सुनो, अब समय समाप्त हो रहा है, तो तुम Yes, लोग हाँ तुम लोग क्या करोगे कि इसका कुछ होमवर्क। प्रश्नोत्तर लिखोगे, प्रश्नोत्तर हाँ लिखोगे, सर होमवर्क। प्रश्नोत्तर लिख लोगे, ठीक है। यस सर। हाँ और फिर याद भी करना है, प्रश्नोत्तर लिख करके याद यस सर, ओके सर। फिर हम सुनो, फिर तुम लोगों से पूछा जाएगा प्रश्न जो यस सर। ठीक है हाँ, सर। मैं हाँ तुम सर। लोगों से प्रश्न पूछूंगा और तुम लोगों को जवाब देना होगा। सर बहुत कम बच्चा ओके है सर जुड़ता है। तो जो कम बच्चे हाँ सर, हैं, बहुत कम बच्चा। तो तुम लोग जो है उन लोगों से बोलो